11.1 में जो हमारे अक्षरों के प्रतिरूप हैं, हमें चरों के साथ प्रयोग करके लिखना है। जैसे हमारा प्रयोग है पहला, कराए टी को बनाने का प्रतिरूप, तो हम लिखेंगे टी का प्रतिरूप, और जरा उसको हम व्याख्यायित करेंगे। देखो, हम टी का प्रयोग करेंगे तो ये एक तीली ऐसा प्रयोग करेंगे और दूसरी तीली ऐसा, तो यहाँ हमारे पास दो तीलियां प्रयोग होती हैं। दूसरा लिखने के लिए इसी से मिलाते हुए दूसरी तीली प्रयोग कर लेंगे और तीसरी भी, ऐसे फिर मिलाते हुए हम तीलियों का प्रयोग करते हुए चले जाएंगे। तो हर बार टी के लिए हमें, अगर यहाँ से हमें विभाजन दिखेगा क्योंकि यहाँ तीलियां नई लगी हुई हैं, तो इस क्रम में हम ये कहेंगे कि एक टी बनाने में दो तीलियों का प्रयोग होता है। तो टी के प्रतिरूप के लिए हमें लिख सकते हैं टी बराबर 2, और यहाँ चाहे टी तीलियों की संख्या के लिए टी का भी प्रयोग कर दो, या इसके लिए हम टी के प्रतिरूप का मान होता है 2n, क्योंकि हर बार जितनी भी बार हम टी बनाएंगे वहां पर हम दो तीलियों का प्रयोग करेंगे, इससे कम नहीं कर सकते हम। ऐसा नहीं है कि एक तीली को ऐसा लगा दिया उसको बड़ी खींच देखकर और फिर यहाँ पर अलग अलग हम तीलियां लगाते रहे, इस क्रम में ये गणना गलत है। गणित ये कहती है कि हम ऐसी गणना नहीं करेंगे, हर बार टी के लिए अलग अलग तीलियों का प्रयोग करेंगे, भले ही वो आपस में जुड़े हुए हों। तो आपस में जब जुड़े हुए भी रहेंगे तो भी टी के लिए हमारे पास एक टी में दो प्रतिरूप बनेंगे। ये हमारा पहले का ए है। ऐसे ही दूसरा भी प्रश्न है बी वाला। बी में भी इस प्रकार लिखा गया है जेड का प्रतिरूप, जेड का प्रतिरूप, और यहां देखो अगर हम इस क्रम में जेड बनाते हैं तो ये बन गया जेड, और इस प्रकार इसमें 3 तीलियों का प्रयोग हुआ। कितनी तीलियों का प्रयोग हुआ? 3 तीलियों का प्रयोग हुआ। हाँ, ऐसे दूसरा जेड यहां बनाएंगे, देखो ये ऐसे, इसमें हर बार 3 ही तीलियों का प्रयोग होगा और हर बार ये जेड पढ़ा जाएगा, और ये जो हमारा ज्वाइंट है सब तीलियों से अलग होता रहेगा। यहां पर हमें देख सकते हैं कि जो जेड है, जेड के लिए 3n, मतलब जितने भी हम, n मतलब नंबर, n जो हम लोग यहाँ लिखे हैं एक, ये n जो लिखा गया है आकृतियों की संख्या, इसको हम इस क्रम में लिख सकते हैं। n जो है ये आकृति की संख्या है कि हमें कितना जेड बनाना है, हमें कितना जेड बनाना है, कितना टी बनाना है, कितना कौन सा अक्षर कितना बनाना है, वो उस संख्या को दर्शाता है। अगर कोई कहे कि हमें 15 जेड बनाने हैं तो हम यहाँ से गणना करके बता देंगे कि 15 जेड के लिए उसको 45 तीलियों का प्रयोग करना पड़ेगा, क्योंकि ये 3n है, एक जेड में 3, तो 15 जेड में 3n, 15 कतियां 45 तीली। इस प्रकार की गणना के लिए हम यहाँ n आकृति की संख्या कि कितनी आकृतियों का प्रयोग किया गया है। ऐसे भी जैसे हमारे में सी है, सी कह रहा है यू के लिए बनाओ, ये यू, और यू के लिए हम यहाँ देखते हैं इसमें कितनी तीलियों का प्रयोग होता है? 3। हाँ, यू का प्रतिरूप इस प्रकार, यू के प्रतिरूप के लिए
हम लोग अब क्या लिखते हैं, इसमें कितनी तीलियों का प्रयोग हुआ है? यहाँ पर भी 3 तीलियों का प्रयोग हुआ है, तो ये भी होगा 3n। हाँ, अगर आगे बनाना हुआ तो यहाँ पर हमें कुछ सुधार करना पड़ेगा। यहाँ पर ऐसे ही तुम लोग बना के लिखोगे। यहाँ पर फिर तुम्हारे पास भी है, भी में कितना यूज होगा? तीली। आगे भी है ना, यू के बाद भी। हाँ, तो भी में कितना तीली प्रयोग होता है? ये देखो, 2। इस प्रकार हमें यहाँ अपने प्रश्नों में इन समस्याओं को ऐसे प्रतिरूप लिखने के बाद चाहे चित्र भी एक चित्र बना देना ऐसा, और वहां लिख देना उनकी संख्याएं एक ही बना के लिखना। और ये देखो, इस प्रकार हम यहाँ ये देखते हैं कि हमारे पास टी में, जेड में और यू में इन आकृतियों के अनुसार इनका प्रयोग किया जाता है। अब ये तो समझ में आ रहा है ना बेटा? हाँ, आगे हम अपने प्रश्नों के अनुसार ये जो हमारा बीज गणित है अभी हमारे लिए नया है, तो नए के साथ हम पढ़ते हैं। अभी ये तुम लोगों का प्रारंभ है। अभी यहाँ से ध्यान दे लेना और आसानी से समझ में आ जाएगा। करा हम अक्षर यल, सी और यफ के प्रतिरूपों के नियम को पहले से जानते हैं। हमारे पास यफ, सी और यल, जैसे हम अगर यफ सी यल को देखना चाहें तो हम यफ सी यल के लिए अलग अलग जो हमारे नियम हमें बताए गए हैं उन पर हम आधारित होकर लिख सकते हैं। जैसे यहाँ देखो, ये दूसरा प्रश्न है, और इस प्रकार कुछ अक्षरों के लिए वही नियम प्राप्त होगा। तो किनके लिए प्राप्त होगा? यल के लिए, सी के लिए और एफ के लिए। तो ऐसा हमें टी के लिए भी प्राप्त होगा, जेड के लिए प्राप्त होगा। अर्थात इनको बनाने में जितनी तीलियां हमें पहली बार प्रयोग करना पड़ा, दूसरी बार भी उन्हें उतनी ही तीलियों का प्रयोग करना पड़ेगा। उनमें तीलियों की संख्या में कमी नहीं आएगी। जैसे अभी हम यहाँ इरेज करके तुम्हें समझा देते हैं इधर से। जैसे यहाँ लिख रहा है यल, यल में कितनी तीली प्रयोग होती है? हाँ, तो बताओ यल में कितनी तीलियां प्रयोग होती हैं? बताओ। 2। यल में 2 तीलियां प्रयोग होती हैं। अच्छा, अगर इसी के साथ मिला के दूसरा यल बनाएंगे तो क्या यहाँ पर तीलियां कम प्रयोग होंगी? नहीं। अगर तीसरा यल बनाएंगे तो भी तीलियां कम प्रयोग नहीं होंगी, हर बार 2 ही होगा। यल के प्रतिरूप में एक कांस्टेंट वैल्यू बन जाएगी 2n। ऐसे लेके हमारे सी के लिए भी है, ये सी बनेगा। देखो ये सी, अगर इसके साथ हमें दूसरा सी बनाना है तो भी हमें इस प्रकार 3 ही तीलियों का प्रयोग करना पड़ेगा। यफ के लिए भी हमारे पास यही है। तो इस प्रकार ये कह रहा है कि अन्य कि जिनके लिए ये जो हमारा है यहाँ पर, इन प्रश्नों में किनके लिए प्रयोग होगा, तो हम लिख सकते हैं जैसे हमारा यहाँ पर स्थिर है वैसे ही हमारी टी के लिए, जेड के लिए और भी के लिए, ई के लिए, इसी प्रकार के नियमों का प्रयोग होगा। इनको हम जितना बनाएंगे उसी क्रम में
हमें तीलियों का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक बेटा, तो यहां पर जो हमारा है ए बी सी डी, ये और ई में भी उन तीलियों का प्रयोग हो जाएगा। इसी प्रकार यहां लिखना, जैसे हमारा ये फिक्स है, सी में 3n का प्रयोग होगा। ऐसे यफ जब बनाएंगे तो 1 तीली, 2 तीली, 3 तीली, जितना भी हम यफ बनाते रहेंगे हमें उतनी तीलियों के क्रम में प्रयोग करता रहना पड़ेगा। यफ में भी 3n का ही प्रयोग होगा। यही हमें यहाँ पर समझा दिया गया। जैसे हमारा जो दूसरा प्रश्न है, उस प्रश्न के क्रम में हम ये लिख देंगे कि जो हमारा ये दूसरा प्रश्न है, पहले प्रश्न के अनुसार जो हमारा टी है, हमारा भी है और ये जो जेड है, अगर हम समांतर क्रम में लिखते हैं तो हमारे पास हर बार उपयुक्त उन्हीं तीलियों की आवश्यकता पड़ेगी। और इस क्रम में अब हम अपने तीसरे सवाल को देख लेते हैं। और जो हमारा तीसरा सवाल है, तीसरे प्रश्न के क्रम में अब यहाँ जो क्या लिखा गया, किसी परेड में कैडेट मार्च कर रहे हैं, एक पंक्ति में 5 कैडेट हैं। यदि पंक्तियों की संख्या ज्ञात हो तो कैडेटों की संख्या प्राप्त करने के लिए क्या नियम है? पंक्तियों के लिए संख्या n का प्रयोग कीजिए। अगर हम कह देते हैं कि यहाँ पर इसी एक प्रश्न को हम लोग पढ़ लेते हैं और आगे देखते हैं। कह रहा है कि एक स्कूल में परेड हो रही है और यहाँ पर तीसरे प्रश्न के अनुसार पंक्ति में कैडेटों की संख्या, एक पंक्ति में कैडेट की संख्या, यहाँ पर हम ऐसे लिख लेते हैं, कैडेट की संख्या। जब हम यहां लिख देंगे बेटा, करा ये संख्या 5 है और यहाँ पंक्तियां कितनी हैं? करा पंक्तियां नहीं पता है, उन्हें तुम्हें बीच पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों की संख्या और करा पंक्तियों की संख्या हमें मालूम नहीं है। तो मालूम नहीं है, करा इसके लिए n लिखो। क्या लिखोगे? n। और इस प्रकार यहां पर प्रतिरूप या बना के लिखना है। जैसे माना कि ये पंक्तियां, एक पंक्ति, ऐसे पंक्तियां बनी हुई हैं और सभी पंक्तियों में 5-5 कैडेट हैं। यहाँ भी 1 2 3 4 5 ऐसे यहाँ पर हमारे कैडेट हैं। करा इसके लिए अब तुम प्रतिरूप बनाकर दिखाओ, कैसे लिखोगे? बेटा देखो, अब यहाँ हम क्या देखते हैं, ये 5 कैडेट तो हमारे निश्चित हैं, लेकिन पंक्तियां निश्चित नहीं है कि कितनी पंक्तियों का प्रयोग किया गया है। जब कितनी पंक्तियों का प्रयोग किया गया है, इस क्रम में हम लिख देंगे, यहां पर प्रतिरूप में लिख देंगे, एक प्रतिरूप बन जाएगा 5 कैडेट गुणे n। ये जितनी भी हमारी नंबर ऑफ लाइन होगी, जो हमारी पंक्तियों की संख्या होगी, उसके आधार पर से 5
फिर यहाँ 5 इस क्रम से। अब हमारा यहाँ क्या होगा, हम कैडेट्स को इन पंक्तियों से गुणा कर देंगे। जैसे अगर एक, अभी जैसे हमने पढ़ा था प्रतिरूप बनाते हुए कि टी के लिए 2 लगता है, जितनी बार टी का प्रयोग करेंगे उतनी बार हमें दो तीलियों का प्रयोग करना पड़ेगा। इस क्रम से हम लोग जो पढ़ रहे हैं बेटा, ये होगा। फिर इसका प्रतिरूप क्या बनेगा, 5n पंक्तियों की संख्या। तो अब यहाँ प्रतिरूप हमने लिखा, तो अब यहाँ इसको हम हिंदी लिख सकते हैं, इसकी कुल कैडेट्स की संख्या, और उसका प्रतिरूप हमारे पास बनाया गया 5n। इस प्रकार हम अपने इन प्रश्नों को हल करते हैं। और ऐसे ही हमारा चौथा प्रश्न भी है, लेकिन अब हम चौथे प्रश्न को अगले कक्षा क्रम में हल करेंगे।